Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in commerce, GG SSS Gangwa Hisar. We are going to study about chapter 11.4. Chapter name is Sales Promotion and Publicity. Today's topic: meaning of sales promotion, features of sales promotion, role of sales promotion, commonly used sales promotion activities, meaning of publicity, and role of publicity. Today first topic is meaning of sales promotion, यानी विक्रय संवर्धन का अर्थ क्या है। विक्रय संवर्धन का अभिप्राय है उन सभी क्रियाओं से है जो बिक्री बढ़ाने के लिए या बिक्री में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय और प्रचार के अलावा की जाती है। यानी कि वो सारे तरीके जो विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय एवं प्रचार के अतिरिक्त की जाती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन क्रियाओं में मुख्यतः मूल्यों में कमी करना, कूपन बांटना, प्रतियोगिताएं करवाना, उपहार देना आदि को शामिल किया जाता है। ये जो सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी होती है, ये अनियमित एक्टिविटी होती है, अर्थात ये कुछ विशेष अवसरों पर ही सेल्स को बढ़ाने में या सेल्स जो विक्रय है उसमें तीव्रता लाने के लिए की जाती है। विक्रय संवर्धन आज फैशन न होकर एक आवश्यकता बन चुका है। इस माध्यम के द्वारा उपभोक्ताओं एवं मध्यस्थों दोनों को ही प्रेरित किया जाता है। तो सबसे आज हम पढ़ेंगे इसमें टॉपिक फर्स्ट सेकंड, डेफिनेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। AHR डेलिस के अनुसार विक्रय संवर्धन का अभिप्राय उन कदमों से है जो विक्रय करने अथवा बढ़ाने के लिए किया जाते। कदम का मतलब है उन स्टेप या उन टेक्निक्स या उन मेथड्स को यूज करने से है जिनको हम विक्रय बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। उन सभी मेथड्स को मिलाकर क्या कहा जाता है? विक्रय संवर्धन। फीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय एवं प्रचार को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि इसके अंदर ये तीनों इंक्लूड नहीं होते। विक्रय संवर्धन क्रियाएं कुछ विशेष अवसरों पर ही की जाती है। कुछ जो स्पेशल ओकेजन होते हैं उन पे ही ये की जाती है, जैसे कोई त्यौहार हो गया, जैसे नवरात्रे हो गए, दिवाली, होली का त्यौहार हो गया। इस तरह से कुछ विशेष अवसरों पर ही विक्रय संवर्धन की एक्टिविटी की जाती है। तो इसलिए यह जब कुछ विशेष अवसरों पर की जाती है तो सीधी सी बात है ये नियमित रूप से होने वाली क्रिया नहीं है, कभी कभी होती है। विक्रय संवर्धन विज्ञापन एवं व्यक्तिक विक्रय को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। अगर विक्रय संवर्धन क्रिया करते हैं तो इससे एक तो आपका विज्ञापन भी इफेक्टिव बन जाता है और दूसरा पर्सनल सेलिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं के साथ साथ वितरकों को भी प्रेरित करता है। वितरकों मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, उनको भी प्रेरित करता है। विक्रय संवर्धन विक्रय वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि जो सेल्स प्रमोशन किया जाता है उससे बिक्री में वृद्धि होती है, तो इस कारण से बिक्री वृद्धि में सहायक होता है। रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन। रोल मतलब जो सेल्स प्रमोशन है उसका किस किस को फायदा होता है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो विक्रय संवर्धन का व्यवसायियों को, ग्राहकों को और समाज को भी बहुत फायदा होता है। तो इन तीनों यानी कि व्यवसाय, ग्राहक और समाज को फायदा होता है। तो इन तीनों के बारे में हम इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है व्यवसायियों के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन। किसका? सेल्स प्रमोशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बिजनेसमैन को कैसे मिलता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है यह नए ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक है।
सेल्स प्रमोशन। इट हेल्प्स इन गेटिंग न्यू कस्टमर्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि इसकी सहायता से नए ग्राहकों को उचित समय पर ऐसा लालच दिया जाता है कि वे स्वयं ही एक उस उत्पाद की ओर आकर्षित होने लगते हैं और उस उत्पाद को परचेज कर लेते हैं। सेकंड है, यह मध्यस्थों को प्रेरित करने में सहायक है। इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग मिडलमैन, ये केवल कस्टमर को ही स्टिमुलेट नहीं करता, ये जो मिडलमैन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, उनको भी स्टिमुलेटिंग करता है। तो इसके द्वारा मध्यस्थों को कई प्रकार की छूट, उपहार दिए जाते हैं जिससे वो अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। मौसमी परिवर्तन में भी मांग को बनाए रखने में सहायक। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिमांड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑफ सीजन का मतलब है कि ऐसा सीजन जिस सीजन में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती या यूज़ नहीं होता, जैसे ऊन के कपड़े हैं, उनकी गर्मियों में कोई डिमांड नहीं होती, या फ्रीज, कूलर, एसी है, जैसे कूलर, एसी है, इनकी सर्दियों में कोई डिमांड नहीं होती। तो इस कारण से सेल्स प्रमोशन के द्वारा इनकी ऑफ सीजन में भी मांग बनाए रखी जा सकती है। प्राय मौसमी वस्तुओं की मांग मौसम परिवर्तन के साथ साथ कम होने लग जाती है, लेकिन अगर सेल्स प्रमोशन के ऐसे तरीके, उपाय या तरीके अपनाए जाते हैं बिजनेसमैन के द्वारा, तो इससे मौसमी वस्तुओं की मांग भी पूरे साल एज इट इज बनी रहती है। विक्रय प्रतिनिधियों को प्रेरित करने में सहायक। इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। देखो, विक्रय वृद्धि में विक्रय प्रतिनिधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो सेल्स प्रमोशन की सहायता से उन्हें इस योगदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है, या बिक्री बढ़ाई जा सकती है, या उनको कुछ स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो इससे जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, एसआर होती हैं, उनको भी प्रेरित किया जाता है। प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक। इट हेल्प्स इन फेसिंग द कंपटीशन। देखो, प्रतियोगी संस्थाएं अपना विक्रय बढ़ाने के लिए नित्य नए नए विक्रय संवर्धन के उपाय अपनाती रहती है, और ऐसी स्थिति में विक्रय संवर्धन की अपेक्षाकृत बढ़िया उपायों को अपनाकर कंपनी प्रतियोगिता का सामना कर सकती है। बढ़िया मतलब जो कॉम्पिटिटर सेल्स प्रमोशन का तरीका अपना रहा है उससे बेटर तरीका अपनाना। तो इस तरह से कंपनी कंपटीशन को आसानी से फेस कर सकती है। अब आता है ग्राहकों के लिए महत्व। इम्पोर्टेंट टू कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर के लिए सेल्स प्रमोशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कस्टमर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहला है एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त लाभ। इस विधि से ग्राहकों को उत्पाद खरीदने से पहले, उत्पाद खरीदते समय और उत्पाद खरीदने के बाद भी कई प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, खरीदने से पहले सैंपल के रूप में मिलता है, खरीदते समय गिफ्ट के रूप में, और खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस यानी कि बाद में सेवा के रूप में भी उनको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से सेल्स प्रमोशन से अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर का ही होता है, तो उसको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट प्रोडक्ट। देखो, विक्रय संवर्धन की विधियों से प्रभावित होकर कस्टमर उत्पादों की जो प्रोडक्ट है उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनका ये व्यवहार उन्हें अनेक नए नए उत्पादों से परिचित करवाता रहता है, क्योंकि वो सेल्स प्रमोशन की जो मेथड है या जो सेल प्रमोशन की विधि है उससे ही प्रभावित होकर उत्पाद की ओर आकर्षित होती है, और इस तरह से वो लगातार नित्य नए जो उत्पाद आ रहे हैं उनसे परिचित होते रहते हैं। तो नए नए उत्पादों का प्रयोग करने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार आता है। बजट प्रबंधन में सहायक, हेल्प्स इन मैनेजिंग बजट। देखो, विक्रय संवर्धन के अंदर अनेक अवसरों पर मूल्यों में भारी कमी की जाती है। जो भी ओकेजन आते हैं उनमें प्रोडक्ट के प्राइस कुछ कम कर दिए जाते हैं।
इस समय वस्तुओं को कस्टमर खरीद कर अपने पारिवारिक बजट को भी कंट्रोल में कर सकता है। नेक्स्ट है समाज के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, यानी कि जो बेनिफिट है सेल्स प्रमोशन का वो सोसाइटी को कैसे मिलता है। तो देखो सोसाइटी को भी बहुत बेनिफिट मिलता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है सेल्स प्रमोशन। सबसे पहला है रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। विक्रय संवर्धन विधि को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में जो मानव शक्ति है उसकी जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और अनेक बेरोजगार युवक युवतियों को इससे रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो जाते हैं और उनको रोजगार मिल जाता है। तो इस प्रकार जो सेल्स प्रमोशन है वो रोजगार भी प्रोवाइड करवाता है, हर वर्ग के लिए सहायक, हेल्पफुल फॉर ऑल सेक्शन। तो देखो विक्रय संवर्धन के अंतर्गत ग्राहकों को अनेक प्रलोभन, इंसेंटिव दिए जाते हैं। कस्टमर को इसमें तरह तरह के इंसेंटिव, प्रमोशन, प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए समाज का हर वर्ग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकता है, क्योंकि जो प्रलोभन है वो तो किसी एक वर्ग के लिए तो होता नहीं। जब भी इस तरह की सेल्स प्रमोशन की मेथड अपनाए जाते हैं तो वो सभी वर्ग के लिए समान होते हैं। तो इसलिए समाज का हर वर्ग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकता है, और विशेषकर जो कमजोर वित्तीय स्थिति वाले ग्राहक होते हैं वो अपनी आवश्यकता को आसानी से पूरा कर सकते हैं। प्रायः प्रयोग होने वाली विक्रय संवर्धन क्रियाएं, देखो जो विक्रय कॉमनली यूज्ड सेल प्रमोशन टेक्निक, आप देख सकते हो कि बाजार में कॉमनली कुछ ऐसी प्रमोशन की टेक्निक यूज होती है जो मोस्टली आपको बाजार में सारी टेक्निक देखने को मिल जाएगी। इनको मेथड्स भी कह सकते हो, सेल्स प्रमोशन मेथड, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी भी कहा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी या सेल्स प्रमोशन मेथड भी कह सकते हो कि सेल्स प्रमोशन के मेथड कौन कौन से हैं। तो ये मेथड आप मार्केट में जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको सभी दिखाई देंगे मार्केट के अंदर, किसी प्रोडक्ट पे कौन सा मेथड पे देकर सेल्स प्रमोशन कर रखी है, किसी भी कोई दूसरा, इस तरह से। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं सेल्स प्रमोशन के जिससे एक जो निर्माता होता है वो अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करता है इन मेथड्स को यूज करके। सबसे पहला है रिबेट। रिबेट को हिंदी में कहा जाता है छूट। इसके अंतर्गत अतिरिक्त स्टॉक को निकालने के लिए कंपनी उत्पादों को घटे हुए मूल्य पर बेचती है। उदाहरण के लिए एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अपनी विशेष ब्रांड की कारों पर सीमित समय के लिए जैसे 12,000 की छूट देना, तो इस तरह से रिबेट दी जाती है। ये जो छूट होती है ये कुछ समय के लिए दी जाती है और ये कोई लिस्ट प्राइस पे नहीं दी जाती, ये वैसे ही दी जाती है। तो इस तरह से कस्टमर को 12,000 का फायदा हो रहा है तो वो इस रिबेट के प्रलोभन में आकर प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। अब आता है डिस्काउंट। अब इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी आपको, डिस्काउंट और रिबेट में क्या है। डिस्काउंट इस विधि के अंतर्गत उत्पादों को उनके सूची मूल्य से कम मूल्य पर बेचने की ऑफर दी जाती है। एग्जाम्पल, लिबर्टी शूज पर 30% की कटौती देना, इसी प्रकार कुटान्स द्वारा 50+40, इस तरह से जैसे डबल डिस्काउंट देना, ट्रिपल डिस्काउंट, ये डबल डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से डबल डिस्काउंट, ट्रिपल डिस्काउंट और जो डिस्काउंट है वो देकर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। अब देखो हमारे पास दो वर्ड आए हैं जिनका हिंदी में मीनिंग क्या है, रिबेट छूट, और इसका कहते हैं डिस्काउंट कटौती। दोनों में ही आपने देखा कि जो रिबेट होती है वो लिस्ट प्राइस पर नहीं दी जाती, जबकि डिस्काउंट किस पे दी जाती है, लिस्ट प्राइस पर दी जाती है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया रिबेट में और डिस्काउंट में। जो रिबेट होती है वो इस तरह से रुपीज में लिखी जाती है, ठीक है, और जो डिस्काउंट होती है वो हमेशा आपको परसेंटेज के अंदर दिखाई देगी। तो इस तरह से ये जो है
डिस्काउंट और रिबेट की जो प्रमोशनल टेक्निक है, इनको यूज़ करके जो सेलर है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो अपने माल की बिक्री को इंक्रीज करते हैं। अब आता है रिफंड। क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत उत्पाद मूल्य का कुछ अंश खरीद का प्रमाण दिखाने पर ग्राहक को वापस कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक 100 रुपये मूल्य के उत्पाद का, यानी कि आपने किसी कंपनी का 100 रुपये मूल्य का उत्पाद खरीदा है, तो उसका खाली पैकेट दिखाने पर आपको 5 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यानी कंपनी 5 रुपये वापस कब देगी? जो सेलर है वो आपको तभी देगा जब वो पहले आपसे श्योरिटी चाहेगा कि हाँ आपने मेरा ये प्रोडक्ट खरीदा है और यूज़ किया है, तभी उसके पास खाली पैकेट आएगा। तो वो खाली पैकेट ले लेगा और उसके बदले में 5 रुपये उसको दे देगा। इसको कहते हैं रिफंड। इसको मैनुअल रिफंड कहते हैं। और आजकल आप ऑनलाइन रिफंड दे सकते हो। ऑनलाइन रिफंड जैसे कि आप जैसे कि कैशबैक सुना होगा आपने, जो रिफंड होता है इसको ऑनलाइन में कहा जाता है कैशबैक। कि आप फर्स्ट टाइम किसी ऐप से रिचार्ज कराओगे 500 रुपये का, तो आपको 50 रुपीज़ कैशबैक दिया जाएगा। कैशबैक मतलब कैश वापस दे दिया जाएगा। वो क्या है? रिफंड ही है एक टाइप का। तो इस तरह से ये प्रमोशन की टेक्निक अपनाकर सेल को इंक्रीज किया जाता है। अब आता है उत्पाद संयोग, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। देखो, इस विधि के अंदर मुख्य उत्पाद, यहाँ ध्यान रखना है, मुख्य उत्पाद के साथ एक अन्य उत्पाद गिफ्ट में दिया जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मुख्य उत्पाद है टीवी, ठीक है, टीवी के साथ वैक्यूम क्लीनर दे दिया, ठीक है, टीवी मुख्य उत्पाद है, इसके साथ गिफ्ट के तौर पर वैक्यूम क्लीनर दे दिया। इसी तरह से हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि मैगी नूडल्स है, मैगी नूडल के साथ खिलौना कार दे दी। इसी तरह से आप 1 किलो कपड़े धोने का पाउडर लेते हो, तो उसके साथ जैसे 5 किलो का कपड़े धोने का पाउडर लेते हैं, आपने देखा होगा कि उसके साथ एक बकेट दी जाती थी पहले। इसी तरह से एक प्रोडक्ट, जो मुख्य प्रोडक्ट होता है, उसके साथ एक अन्य उत्पाद भी गिफ्ट के रूप में दे दिया जाता है। अब आता है गिफ्ट, मात्रा गिफ्ट, क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है? देखो, इस विधि के अंतर्गत मुख्य उत्पाद की, जो मुख्य उत्पाद आप खरीद रहे हो, इसी की ही कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपको गिफ्ट में दे दी जाती है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप अपने घर में जो टूथपेस्ट परचेज करके लाते हो, बिस्किट लाते हो, तो उनके ऊपर लिखा होता है, जैसे कि एक अलग सा निशान बनाकर उसके ऊपर लिखा होता है 25% एक्स्ट्रा। इस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए 200 ग्राम टूथपेस्ट के पैकेट में 25% एक्स्ट्रा पेस्ट डालना। इसी प्रकार रिच लुक की 2 कमीज़ों के साथ एक कमीज, आप मॉल्स वगैरह में जाओगे, जो फेस्टिवल होते हैं उनके आसपास इसी तरह के गिफ्ट होते हैं कि 2 खरीदने पर 1 फ्री दिया जाएगा। तो इस तरह के जो है क्वांटिटी गिफ्ट कहते हैं इनको, यानी कि 2 खरीदोगे तभी आपको 1 गिफ्ट के रूप में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है तत्काल ड्रा एवं उपहार देना, इंस्टेंट ड्रा एंड असाइंड गिफ्ट। इस विधि के अंतर्गत एक विशेष उत्पाद खरीदने पर, यानी कि कोई एक विशेष उत्पाद खरीदने पर उसी समय एक कार्ड को स्क्रैच करने के लिए कहा जाता है, और उस पर जो कार्ड स्क्रैच करते हो, उस कार्ड को स्क्रैच करने पर उस स्क्रैच के नीचे जो वस्तु लिखी हुई है वो वस्तु उपहार के रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक कार खरीदने पर कार्ड स्क्रैच करने पर, उस स्क्रैच किया उस कार्ड के अंदर टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मिक्सी, डिनर सेट, घड़ी सेट, कुछ भी आ सकता है। तो जो चीज़ स्क्रैच करने पर उस कार्ड में मिली है वो चीज़ जो है गिफ्ट के रूप में दी जाती है। लकी ड्रा, इस विधि में एक निश्चित तिथि तक माल खरीदने वाले क्रेताओं में से विजेताओं को उपहार बांटे जाते हैं। लकी ड्रा उन्हीं का निकाला जाता है जो एक फिक्स डेट तक, जैसे 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जिन जिन क्रेताओं ने माल खरीदा है उनको क्या दे दिया जाता है? एक कूपन दे दिया जाता है,
और फिर जैसे ही 15 तारीख जाती है तो 15 तारीख के बाद एक ड्रा निकालते हैं। तो विजेताओं का चयन ड्रा के माध्यम से करते ही किया जाता है और माल खरीदते समय क्रेता को एक कूपन दिया जाता है जिस पर एक नंबर लिखा होता है। इस नंबर के आधार पर ही क्रेता अपने विजेता होने की पुष्टि करता है कि हाँ, मेरे पास ये कूपन है, मेरे कूपन पे ये नंबर है और यही नंबर ड्रा के अंदर निकला है। तो उदाहरण के लिए जैसे नहाने के साबुन खरीदो और सोने का सिक्का पाओ, ऑफर में इस विधि का प्रयोग हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी इस तरह के जो है ऑफर ड्रा निकाल के कर सकती हैं या असाइंड गिफ्ट भी दे सकती हैं। जैसे पहले एक बार आया था, मेरे को ध्यान है कि जो लक्स साबुन है उसमें कोई सोने के सिक्के थे, 1000 सोने के सिक्के डाले गए थे। तो उस टाइम लोगों ने बहुत सारी साबुन जो है लक्स साबुन खरीदना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो तो पता नहीं कितनी साबुन बनी थी, उनमें से 1000 शॉप के अंदर ही वो डाला गया था सिक्का। प्रयोग करने योग्य लाभ, यूजेबल बेनिफिट। इस विधि में उपभोक्ताओं को उत्पादक की ओर से कूपन बांटे जाते हैं और कूपन एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो ये बताता है कि उसमें लिखी गई वस्तु को विशेष छूट पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि एक ग्राहक के पास किसी वस्तु का कूपन है तो जब भी वह उस वस्तु को क्रय करने के लिए जाएगा तो उस कूपन को दिखाने पर उसको उसमें लिखी हुई जो छूट है वो प्राप्त हो जाएगी। कूपन का होना न चाहते, इस तरह से अगर आपके पास कूपन है तो आप न चाहते हुए भी किसी वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित हो जाते हो। कूपनों को समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें 30-30 दिन के लिए या 2-2 महीने के लिए कूपन्स आते रहते हैं, लोग उनको काट कर कलेक्ट करते हैं और इस तरह से क्या होता है, उनको कूपन की बेस पे ही वो प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो उनको कुछ छूट दी जाती है। कुछ कंपनियां तो अपने अंशधारियों को छूट के कूपन बांटती है, अपने शेयर होल्डर को भी बांटती है। विक्रेता ग्राहकों से कूपन इकट्ठे करके उनका भुगतान उन्हें जारी करने वाली संस्था से प्राप्त कर लेती है। 0% पर पूरा वित्त प्रदान करना, फुल फाइनेंस एट द रेट ऑफ 0%। आपने सुना होगा 0% पर फाइनेंस, 0% फाइनेंस। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, माल बिना ब्याज की किस्तों पर बेचा जाता है। ब्याज नहीं लिया जाता, पर वो ब्याज नहीं लेते, पर वो जैसे कि जो पेपर तैयार करने होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। विक्रेता माल के मूल्य को निर्धारित किस्तों जैसे 10-12 किस्तों में विभाजित कर देता है और इन किस्तों पर अलग से कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता। इसको कहा जाता है फुल फाइनेंस एट द रेट ऑफ 0%। सैंपल्स और सैंपलिंग, इस विधि के अंतर्गत उत्पादक उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद के मुफ्त नमूने बांटता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोडक्ट की छोटे छोटे सैंपल्स बनाकर कस्टमर को बांटता है। वो बांटता कैसे है, या तो घर घर कोई व्यक्ति नियुक्त कर देता है सेल रिप्रेजेंटेटिव, वो घर घर नमूने जाकर बांटता है। और इस विधि का प्राय प्रयोग दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे कपड़े धोने के पाउडर हो गए, चाय, टूथपेस्ट होगी, इस तरह के लिए। तो इस प्रकार उपभोक्ता को कई बार न चाहते हुए भी मुफ्त में वस्तु प्रयोग करने के लिए मिल जाती है और अगर वो पसंद आ जाए तो उपभोक्ता उसको खरीदना भी स्टार्ट कर देता है, तो इससे बिक्री में वृद्धि हो जाती है। प्रतियोगिताएं, कॉन्टेस्ट, कुछ उत्पादक तो अपनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उपभोक्ताओं को कुछ बहुत ही साधारण से उत्तर जो है एक फार्म पर लिखकर भेजने को कहा जाता है और ये फार्म तभी उपलब्ध होता है यदि पहले उस उत्पादक की वस्तु आपने क्रय की है। एक निश्चित तिथि तक आए सभी फार्मों को देखकर परिणाम घोषित कर दिया जाता है और जो प्रतियोगी विजयी रहता है उन्हें आकर्षक सा इनाम दिया जाता है ताकि आगे जो कस्टमर है उसकी प्रतियोगिता का इंतजार करते रहे। तो इस तरह से प्रतियोगिता आयोजन करवा के भी अपनी बिक्री में वृद्धि की जाती है। पब्लिसिटी या प्रचार किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी।
जो यह ग्राहकों को किसी विशेष उत्पाद की जानकारी प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए उत्पादक की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता, कोई कोशिश नहीं की जाती। जैसे यदि किसी समाचार पत्र या पत्रिका का संपादक स्वयं ही किसी कंपनी के उत्पाद की जानकारी प्रकाशित कर देता है समाचार पत्र में या पत्रिका में, तो इसे प्रचार कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो उत्पादक है वो प्रकाशन के लिए ना कोई खर्च करता है और ना ही कहता है। इसके लिए उत्पादक को व्यय भी नहीं करना पड़ता। समाचार पत्र का संपादक अपने जो भी पाठक होते हैं उनकी जानकारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसा करता है और इस तरह की सूचनाओं का ग्राहकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे प्रोडक्ट की सेल जो है इंक्रीज हो जाती है। अब आता है फीचर्स ऑफ पब्लिसिटी। प्रचार की मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला है यह एक लागत रहित नॉन पेड है, संदेश वाहन माध्यम है जो है, क्योंकि कंपनी द्वारा इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। यह अव्यक्तिगत है नॉन पर्सनल, क्योंकि प्राय प्रचार करने वाला तथा उपभोक्ता कभी भी आमने सामने नहीं होते। इसके लिए किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस तरह की प्रकाशन करवाने के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता, कोई पैसे नहीं देता। यह कंपनी द्वारा नियमित कंट्रोलेबल नहीं है, कंपनी के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी इस तरह की प्रकाशन नहीं करवाती, इसलिए कंट्रोल में नहीं होता। इसका प्राय पुनः प्रसारण नहीं होता। इस तरह के जो प्रकाशन होते हैं वो प्राय एक बार ही होते हैं, इनके रिपीटेड जो है टेलीकास्ट नहीं होते। तो ये थे इसके फीचर्स। अब आते हैं रोल ऑफ पब्लिसिटी, यानी कि प्रचार की भूमिका क्या है। सबसे पहले देखो इसकी भूमिका है निर्माताओं के लिए, इम्पोर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर। प्रचार का निर्माताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। देखो संवर्धन का लागत रहित माध्यम है ये, कॉस्टलेस मीडिया ऑफ प्रमोशन, क्योंकि प्रचार संदेश वाहन का लागत रहित प्रारूप है। इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको कोई लागत सहन नहीं करनी पड़ती, कंपनी कोई खर्च नहीं करती इसके लिए। साख में वृद्धि होती है, इनहेंसिंग गुडविल। प्रचार कंपनी के उत्पादों, नीतियों, क्रियाओं आदि के बारे में एक विशेष समाचार मद के रूप में होता है। यानी कि जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट की, पॉलिसी की या उनकी एक्टिविटी की एक समाचार बनाकर समाचार के रूप में दे दिया जाता है, तो यह कंपनियों के विचारों को प्रस्तुत करता है और उनके बारे में सार्वजनिक विचार स्थापित करता है। तो इस प्रकार यह कंपनी की साख यानी कि कंपनी की रेपुटेशन जो है मार्केट में इनहांस हो जाती है। नेक्स्ट है ग्राहकों के लिए महत्व। देखो ग्राहकों के लिए भी सेल्स प्रमोशन के बहुत बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला है ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि, एनहांसिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। प्रचार लोगों को एक सच्चाई के रूप में प्राप्त होता है, न कि व्यावसायिक संदर्भ में, क्योंकि ये जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो किया ही नहीं जाता, किसी और के द्वारा किया जाता है, जो और अगर इस तरह से पब्लिकेशन करेगा तो वो सच्ची बात ही बताएगा, यह अधिक विश्वसनीय होता है। अतः ये ग्राहकों के विश्वास में भी वृद्धि करता है। इससे जो ग्राहकों का विश्वास है वो और ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि, एनहांसिंग कस्टमर्स नॉलेज। देखो प्रचार के द्वारा लोगों को अनेक उत्पादों की जानकारी प्राप्त होती है, कई तरह के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में लोगों को पता चलता है। अतः ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि होती है और वे अनेक उत्पादों में से बढ़िया उत्पाद का चयन कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो जब वो प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेते हैं तो उन सभी प्रोडक्ट में से वो चयन कर सकते हैं जो प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग ठीक रहता है, उसी को ही परचेज करते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर सेल्स प्रमोशन
एंड पब्लिसिटी का कंप्लीट होता है। ये यूनिट भी हमारी आज कंप्लीट हो गई है, 11th यूनिट। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।